ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फोकस है। और उसी के एक दिन पहले मैंने ये खबर पढ़ी थी कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो कहीं ना कहीं अभी जो $56 बिलियन है वो यहाँ से बढ़ के $350 बिलियन का हो जाएगा। मीन्स कि 18% की CAGR ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18 से 20% के आसपास। ठीक है, सो ट्राई करते हैं कि अपन इस इंफॉर्मेशन को कैसे पूरी की पूरी क्रैक करते हैं। और लाइक एज एन एनालिस्ट माइंड हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे, क्या होगा। सो इसी को समझाने के लिए मैंने ट्राई किया है कि समझते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा क्या है। सो ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये खबर है, तो अब हमने को सोचना चाहिए कि अच्छा इससे फ़ायदा किसको जाएगा। तो आप जैसे सोचोगे कि यार सेमीकंडक्टर हो रहा है तो जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उनको फ़ायदा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किस-किस का नाम है, जो कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनका नाम है। जैसे सीजी पावर है, केन्स टेक्नोलॉजी है, वेदांता है, मोस्चिप है और टाटा जो भी माइक्रोन के साथ में या फिर वो चिप बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियाँ कहीं न कहीं इससे बेनिफिट होगी। अब देखो यार, ये तो ऊपरी परत है कि अगर मान लो जो 29 लाख करोड़ की जो अपॉर्च्युनिटी है उसमें से गवर्नमेंट का प्लान है कि भाई 20% के आसपास तो हमारे इंडिया में बने। तो अगर 29 लाख करोड़ का हम 20% करते हैं तो होता है 5,80,000 करोड़। मतलब कि ये जो सारी कंपनी है इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट उस समय तक 5,80,000 करोड़ का हो जाएगा, अगर 20% चिप अपने इंडिया में बनती है तो। ये है बड़ी बड़ी स्टोरी। अब देखो यार, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और बताता हूँ गोल्ड रश के बारे में। गोल्ड रश में ऐसा हुआ था कि भाई लोगों को पता चला कि भाई कैलिफोर्निया में है बहुत ज़्यादा सोना। तो बहुत सारे लोग गए भाई, कोई कंपनी जा रही है, कोई इंडिविजुअल पर्सन जा रहा है, कोई फैमिली को लेके जा रहा है और वो सारे के सारे बस सोना निकालने के लिए बस गड्ढा खोद रहे हैं। अब पता है उस समय सोना निकालने वाले ने पैसे बनाए या ना बनाए, बट जो कंपनीज थी ना लाइक लिवाइस, स्ट्रॉस और जो भी मतलब कि एक गेती कुदाले, कुछ भी मतलब कि कह सकते हो कि जो औजार देने वाली कंपनी, ट्राउज़र देने वाली कंपनी, खाना पहुँचाने वाली कंपनियाँ, तो उन्होंने पैसे बनाए ही हैं। तो सेम उसी प्रकार ये टाटा, माइक्रोन ये पैसे बनाए ना बनाए, बट इनको कोई ना कोई तो माल सप्लाई करेगा ना, क्योंकि देखो यार पूरी की पूरी एक सप्लाई चेन होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कल से टाटा का मन करेगा कि मैं तो पूरी की पूरी सब कुछ मैं बना लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो उन्हें आउटसोर्स करनी पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार कि हम फ़ोकस इन पे नहीं करते ये बिग प्लेयर पे, क्योंकि देखो यार इनके ऊपर तो सबकी नज़र आ गई है। बट अब अपन फ़ोकस करते हैं पूरी की पूरी सप्लाई चेन के अंदर। तो देखो यार ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है। मैंने फिर चैटजीपीटी की नहीं, जेमिनी की हेल्प से लेके इसको सिंपली समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो, स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में सबसे पहले वेफ़र को ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करके उसको बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, ठीक है? पतला करने के बाद में उसको चिपका दिया जाता है, ठीक है? चिपकाने के बाद में उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। छोटे-छोटे टुकड़े के बाद में उसको मेटल से मतलब कि उसके ऊपर ये जो डाई कर दिया जाता है। डाई के बाद में ग्लू को सुखाया जाता है गरम करके। उसके बाद में ग्लू सुखाने के बाद में उसको फिर छोटे-छोटे वायर की बॉन्ड कर दिए जाते हैं। वायर बॉन्ड के बाद में इसके ऊपर ऊपर कवर लगा दिया जाता है। मीन्स अगर आप ये पूरी प्रोसेस को समझो तो ऐसे समझो कि भाई जो मेरी आपने मेमोरी कार्ड देखी होगी उसके ऊपर वो अ, गोल्डन गोल्डन कलर की स्ट्रिप लगी रहती है और वो पूरी प्लास्टिक टाइप रहती है। तो ये ऐसा समझ सकते हो, या फिर अपनी जो सिम कार्ड आती है उसके अंदर भी जब आप तोड़ोगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ निकलता है। सो उस हिसाब से अगर हम फ़ोकस करें, उसके बाद में फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है कवर को, और मतलब मजबूत हो जाता है वो। उसके बाद में जो पुरानी फ़िल्म जो ये अपन ने यहाँ पे फ़िल्म लगाई थी, तो उसको वापस हटा दिया जाता है और हटाने के बाद में फिर लेज़र से मार्किंग कर दी जाती है कि एएमडी की चिप है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 8 जेन 3 है, 8 जेन 5 है। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे। और फिर ये परत उस पे कहीं न कहीं प्लेट चढ़ा दी जाती है और फिर इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, चिप बना दी जाती है मतलब प्रॉपर। और फाइनल फिर टेस्टिंग हो जाती है। टेस्टिंग के बाद में उनको इंस्पेक्शन कर लिया जाता है और फिर प्रॉपर उनको पैक करके शिप कर दिया जाता है। अब देखो यार, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया, बट जब ये काम होता है ना, तो ये जो पूरा का पूरा रूम होता है ना, वो अल्ट्रा क्लीन होना चाहिए और उसमें एक भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे वो टॉम क्रूज़ की वो मूवी में बताते हैं ना कि भाई वो एक पसीना का टुकड़ा भी नहीं नीचे गिरने दे रहा था। उस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो अब देखो यार, मेरा प्लान है कि अपन प्रॉक्सी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो देखो, अब कोई ना कोई तो इनको गैस सप्लाई करेगा। गैस सप्लाई के लिए अपने पास है कंपनी लिंडे इंडिया, और जो वो चेंबर टाइप क्रायोजेनिक जिसको बोलते हैं वो बनाती है आइनॉक्स इंडिया। ठीक है, फिर ये जो केमिकल
यहाँ पे जैसे कि केमिकल से साफ हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, क्लीनिंग हो रही है। तो ये केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनियां कौन कौन सी? दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन, ठीक है। उसके बाद में देखो एक क्लीन रूम, जो पूरा पूरा रूम क्लीन रहेगा, तो उसके अंदर दो कंपनी, थर्मेक्स जो कि मतलब कि वाटर प्रोवाइड करती है, और एबीबी इंडिया मतलब कि ऑटोमेशन के सिस्टम प्रोवाइड करती है, जो भी क्लीनिंग के रहते हैं। उसके अलावा फिर एडवांस के कुछ टूल्स रहते हैं, जैसे कि जो एएसएम कंपनी से ना, वो ये जो चिप को प्रिसिशनली मतलब कि क्या डिज़ाइन होगा, कितने नैनोमीटर तक जाएगी, सब रहेगा। वो एएसएम टेक्नोलॉजी की लिथोग्राफी कुछ बोलते हैं, वो मशीन बनाती है, ठीक है। तो एएसएम इंडिया इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो इसको तो हटा दो। बाकी सारी कंपनियां जो इंडिया में लिस्टेड है ना, मैं उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये पूरी सप्लाई चेन है। ये मैंने जेमिनाई के थ्रू बनाई है। तो देखो, मैं पूरी सप्लाई चेन को मैंने वेरीफाई नहीं किया है, तो मैं बता नहीं सकता कि कितना सही है और कितना गलत है। सो लाइक, अगर 100 रुपए की चिप बिकेगी, तो उसमें से 32% जो रुपया है ना, मतलब कि नेट नेट प्रॉफिट कह सकते हो, या फिर 32% वो टाटा माइक्रोन, मतलब कि उनकी कॉस्ट लगेगी, ये पूरा बना इनके, मतलब कि उनके जो ओवरहेड वगैरह सब करके 32% पैसा इसके पास जाएगा। मतलब कि समझ लो, अगर 5,80,000 करोड़ की चिप बनती है, तो उसका बेस 32% कितना होता है? उसका 32% होता है 1,85,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं 1,85,000 करोड़ का रेवेन्यू इनका हिट होगा, ये जो सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजी, वेदांता वगैरह, इनका, ठीक है। सेकेंडली, उसके बाद में अगर किसी का शेयर है तो मोस्चिप का। मोस्चिप क्या करती है कि जो चिप कैसी दिखेगी, किसकी, उसकी डिज़ाइन कितनी होगी, कहाँ पे उसके नैनोमीटर वगैरह सब दिखेंगे, वो सारी की सारी डिज़ाइनिंग मोस्चिप करता है। ये मतलब कि टीएसएमसी वगैरह इसके सब पार्टनर है, ठीक है। थर्ड कंपनी है फिर ये आइनोक्स इंडिया, मतलब कि जो वो क्रायोजेनिक चैम्बर बनाएगी। तो अब आप जैसे कि मतलब कि पीएनडीएल को अपन फोकस करते हैं, तो पीएनडीएल में क्या रहता है कि डिप्रिसिएशन भी आता है। तो अगर मान लो उन्होंने 100 करोड़ का प्लांट बनाया, तो 100 करोड़ का अगर ये क्रायोजेनिक है, तो ये 10% 12% से डिप्रिसिएशन होगा। तो कहीं ना कहीं वो 14% शेयर इसका रहेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि अगर वो पूरा रेवेन्यू है, तो उसमें किस किस का कितना कितना ब्रेकडाउन रहेगा। उसके आगे अगर हम देखें कुछ ग्लोबल मोनोपोलीज है, तो उनका 9% शेयर है, लाइक एएसएम टेक्नोलॉजीज, कुछ और मीन्स मान लो कि डिज़ाइन रॉयल्टी वगैरह लेंगे। फिर 8% जो इलेक्ट्रोलाइट क्लीनिंग वगैरह का है, तो नवीन फ्लोरिन और जो दीपक नाइट्राइट है उसका हिस्सा होगा, ठीक है। 5% लिंडे इंडिया का है, जो कि वो कंटिन्यूअसली गैस सप्लाई करेगी, क्लीन वाली। और थर्मेक्स का 4% के आसपास रहेगा, जो अल्ट्रा प्योर वाटर रहेगा वो। मतलब ये, अब देखो, अब अपन ने फोकस कर लिया कि अच्छा ये पूरी सप्लाई चेन है। तो अब अपने को सबका मतलब कि अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोजेक्टेड मार्केट शेयर भी निकल के आया जाएगा। अब देखो, अपन सबसे पहले फोकस करते हैं अल्ट्रा प्योर गैस पे। तो देखो, अल्ट्रा प्योर गैस कौन बना रही है अपने देश में? अपने देश में अल्ट्रा प्योर गैस सिर्फ लिंडे इंडिया बना रही है। कंपटीशन बिल्कुल लो है, क्योंकि पता है, अब अगर वो अल्ट्रा प्योर गैस आएगी, तो उसके लिए पूरी पाइपलाइन लगेगी। कंपनी ऑलरेडी पाइपलाइन का पूरा बना चुकी है, ठीक है। और इसका एक ही कॉम्पिटिटर है, एयर लिक्विड, और वो फ्रेंच की अनलिस्टेड कंपनी, जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो अगर इंडिया में हम बात करें, तो बस लिंडे इंडिया के अलावा कोई लिस्टेड नहीं है। और इसका मोट वही है कि हाई स्विचिंग कॉस्ट। भाई अगर इसने पूरा का पूरा सब सिस्टम बना लिया, तो भाई इसको कोई स्विच थोड़ी करेगा कि टाटा वाला बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो अलग से पाइपलाइन लेके आऊंगा, सारा खर्चा मैं करूंगा। वो बोलेंगे अरे हो ठीक है, अब इसने कर लिया है तो करवा लो। मतलब कि कन्वीनियंस के ऊपर जाएंगे, रेदर देन कि खुद कुछ करें। अब अपन इसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ लिंडे इंडिया में। तो अगर मुझे किसी में प्रॉब्लम आ रही ना, तो इसके फाइनेंशियल्स में, क्योंकि आप देखो कंपनी का मार्केट कैप 57,000 करोड़ है, ठीक है। अभी अपन इसके, चलो जो ये आ रही है वो सब ठीक है। अभी मैं इसका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू प्रोजेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो कंपनी के पास में कितना रहेगा? लिंडे इंडिया के पास में, लिंडे इंडिया के पास में 5% रहेगा। चलो, मेरा 5,80,000 करोड़ का अगर रेवेन्यू है, तो उसका 5% होता है 29,000 करोड़। तो मीन्स कंपनी की टॉप लाइन 29,000 करोड़ से इंक्रीज हो सकती है। तो देखो, अभी कंपनी की टॉप लाइन कितने से, 2,500 करोड़ से, तो ये 29,000 करोड़ से इंक्रीज होगी। मतलब देखो, कंपनी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नो मैटर व्हाट इसके सारे मेट्रिक्स अच्छे हैं, बट कंपनी अभी देखो 57,000 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है। तो मीन्स इसने ऑलरेडी प्राइस को एब्जॉर्ब कर लिया है कि भाई आगे जाके सेमीकंडक्टर का ये होगा वो होगा, तो हमारे तो फायदे होने वाले हैं। तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। क्योंकि अगर सोचिए, इसमें 29,000 करोड़ की टॉप लाइन इंक्रीज़ होके, मैं बोल देता हूँ कि चलो ये रेवेन्यू जिस जिस ग्रोथ से ग्रो कर रहा है वो करने दो, क्योंकि कुछ ग्रो कर ही नहीं रहा सेल्स वरना। तो अगर मैं 29,000 और ये 2500 और मतलब चलो मैं 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ और कर देता हूँ, तो मेरे पास 34,000 करोड़ आता है। और 34,000 करोड़ का मैं 36% भी ऑपरेटिंग मार्जिन रख लेता हूँ, तो ये 12,240 करोड़ का रिकरिंग रेवेन्यू। उस हिसाब से कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ऑलरेडी कहीं न कहीं कंपनी में वो वैल्यूएशन की कैप आ चुकी है। तो चलिए, ये रहा लिंडे इंडिया के बारे में। तो इसके अलावा जो ये अल्ट्रा प्योर वाटर है, तो ये कंपनी जो बनाती है, थर्मेक्स। तो देखो, इसमें कॉम्पिटिशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो यार, सबसे खतरनाक मोड कम है इसका, क्योंकि कोई भी कंपनी आके अल्ट्रा प्योर वाटर बना सकती है।
ये जो कुरिता, नोमुरा, माइक्रोसाइंस ओपन विन द कोर प्रायोरिटी टेक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और ये कहीं न कहीं लो मार्जिन के में इनको धकेल देगी, तो मतलब कहीं न कहीं इस कंपनी के पास में कुछ भी नहीं है। अब अपन सप्लाई चेन में आते हैं जो केमिकल सप्लाई करेंगे, तो केमिकल सप्लाई में कौन-कौन कंपनी है? 2 कंपनी। One is Deepak Nitrite and second one is Navin Fluorine. Okay, so let's talk about Navin Fluorine. Okay, so जो सप्लायर है नवीन फ्लोरिन के जो सप्लायर है, वो जो ये रॉ मटेरियल होता है फ्लोरोस्पार, ये फ्लोरोस्पार हम डिपेंडेंट है चाइना पर। अब देखो ये बोटलनेक हो सकता है, क्योंकि ये एक तो फ्लोरोस्पार ये नवीन फ्लोरिन आउटसो इंपोर्ट कर रहा है, और एक कंपनी बना रही है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो अगर हम इस पे फोकस करें तो नवीन फ्लोरिन ने ऑलरेडी इसके लिए कन्वर्जेंस केमिकल है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर कर लिया है ताकि उसको सप्लाई का कोई इशू ना आए। और देखो सबसे बड़ी बात है कि इसको कॉपी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की खुद की प्रोप्राइटरी और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा और बहुत सालों की मेहनत लगती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसको कॉपी करना वर्चुअली थोड़ा इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मतलब कर तो सकते हैं, क्योंकि भाई टाटा के भी पास टाटा केमिकल का पूरा का पूरा आम है, वो उससे चाहे तो इसको कॉपी कर सकता है। बट वही सेमीकंडक्टर से जो सब पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन वगैरह करने में 5 एक साल लग जाएंगे, जबकि इसके पास ऑलरेडी ये बना चुका है ये टेक्नोलॉजी, तो इसको इतनी दिक्कत नहीं है। सेकंड जो प्लेयर है दीपक नाइट्राइट, तो दीपक नाइट्राइट जिसके जो सप्लायर है ना वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस है। और इसमें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दीपक नाइट्राइट के साथ में कि इसका पूरा का पूरा कॉपी हो सकता है, क्योंकि जब रिलायंस की जो रिफाइनरी है ना, वो ये जो केमिकल निकालती है कि आप बोलते हैं बेंजेन एंड जो प्रोपिलेन है, ये बेंजेन एंड प्रोपिलेन ये आराम से कॉपी कर सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि उनको बस कुछ नहीं, जो उनकी रिफाइनरी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है कि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक और प्रोसेस ऐड कर देंगे, तो ये बेंजेन प्रोपिलाइन जो भी है सब कुछ बन जाएगा। तो अगर अपन इसकी देखें अल्ट्रा प्योर जो कि क्या था केमिकल के ऊपर, तो केमिकल में कहीं न कहीं एक ही मोनोपोली निकल के आ रही है थोड़ी-थोड़ी, नवीन फ्लोरिन। और नवीन फ्लोरिन के अलावा सम सॉर्ट ऑफ जीएमडीसी यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अगर मैं आपको फ़ोकस करने का बोलूँगा तो मैं इन दोनों कंपनियों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने का बोलूँगा। बाद में मैं आपको समराइज़ कर दूँगा। अब देखो मैंने ये चैटजीपीटी से ही पूछा, चैटजीपीटी नहीं भाई, जेमिनी का जो एआई प्रॉम्प्ट वाला है, क्या बोलते हैं उसको, एआई, वही उसी से पूछा था। तो उसने बोला था कि इसको कॉपी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड मेरे को चेक भी कर लेता हूँ। कि आप आसानी से इसको कॉपी कर पाओ। क्योंकि दीपक नाइट्राइट का क्या है कि वो कॉपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो दूसरा जो है उसके लिए चांसेस थोड़े कम है। अब अपन आते हैं क्लीन रूम ऑटोमेशन। तो क्लीन रूम ऑटोमेशन में एक ही कंपनी अभी इंडिया में लिस्टेड है, एबीबी इंडिया, ठीक है? और हनीवेल ऑटोमेशन ये टाइप की कंपनी है, बट इनका मोड वीक है क्योंकि इनके मार्जिन डिसेंट है, सब कुछ। और एक बार का देखो ये है ना यार, अगर मेरे को क्लीन रूम के इक्विपमेंट लेने हैं तो मैं एक बार का इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली वो इक्विपमेंट लेता जाऊंगा, क्योंकि एक बार की मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तब मैंने इक्विपमेंट ले ली, बात खत्म। जैसे अपन अपने घर में एसी लगवाते हैं, एक बार लगवा ली बात खत्म, ऐसा थोड़ी कि हर दिन एसी लगवाने जा रहे हैं। जबकि केमिकल से अगर सफाई होगी तो वो हर दिन लगेगा, जैसे अपने फ्लोर क्लीनर रहता है, वो तो हर बार आता है घर में। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या क्लीन करवाना चाह रहा हूँ। तो लाइक अब अपने को इतना समझ में आया कि ऑटोमेशन के जैसे जो मैंने आइनॉक्स के बारे में बताया था आपको, क्रायोजेनिक का, एबीबी इंडिया, ये कैपिटल इंटेंसिव है और इनका एक ही बार प्रोडक्ट लगेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट को कोई नहीं लगेगा। सो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई के रूप में हमें दिखने को अभी तक मिला है लेंडे लेंडे इंडिया, और सेकेंड है अपने नवीन और दीपक। सो इन हिसाब से अगर हम फोकस करें तो अभी तक नवीन इन सब में से सबसे अच्छा निकल के आ रहा है। ओके, अब लिंडे इंडिया को अगर हम देखेंगे तो लिंडे इंडिया को वही आइनॉक्स वाला सप्लाई करता है, क्योंकि वो भी तो क्रायोजेनिक ही पूरा बना रहता है। तो कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा लूप है कि जो टाटा वाला है अगर उसको वो बनवाना है प्लांट तो उसके अंदर भी आइनॉक्स वाला काम करेगा। लिंडे इंडिया को अगर वो पूरी पाइपलाइन ले जानी है तो उसमें भी आइनॉक्स कहीं न कहीं आएगा। तो आइनॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हो। तो देखो ये पूरी की पूरी हमारी ऐसी दिखेगी, 350 बिलियन की 70 बिलियन हम इंडिया में बनाने की बोल रहे हैं, ठीक है? और 80% बोल रहे हैं कि इंपोर्ट हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस। अब जो गैस कंजम्पशन है, जो अपन ने अभी दीपक और ये इनका बारे में बात करा, तो वो कहीं ना कहीं $3.5 बिलियन के आसपास का मार्केट के पाता है, ठीक है? अब लिंडे इंडिया के पास में मोनोपोली है जो 3.5 बिलियन का, ये जो गैसेस वेसेस का है, तो कहीं ना कहीं 2.275 बिलियन का इसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। पर लिंडे इंडिया ऑलरेडी 57,000 58,000 करोड़ की है कंपनी। मीन्स अगर अपन देखें नो नो नोइचंग चौक, मतलब 6 बिलियन के आसपास की कंपनी, अगर उसमें 2 बिलियन का रेवेन्यू इंक्रीमेंट हो रहा है तो मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी कंपनी एडजस्ट कर चुकी है सब कुछ, ठीक है? सो मैंने जो जेमिना है उससे आगे और पूछा था कि भाई किसका कितना टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो सकता है। तो देखो नवीन जो केमिकल वाला है ना उसका 47,000 करोड़ के आसपास का मार्केट होगा, और अपन इसको नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5,80,000 करोड़ इंटू कितना था हमारा जो केमिकल वगैरह लगेगा पार्ट में, 8%। तो इसका अगर 8% में करता हूँ तो 46,000 करोड़ के आसपास आता है। और ये 9 पंजे 45, मतलब $5 बिलियन के आसपास आ रहा है कहीं ना कहीं।
तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि 47,000 करोड़ के आसपास आ रहा है और मेरा 46,400 करोड़ आ रहा है। तो मतलब बेसिक बेसिक मैथ्स है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर अब भी वैल्यूएशन देखे जाएगी ना, तो कहीं न कहीं केमिकल कंपनी से थोड़ी आपको वैल्यू पे मिल रही है, क्योंकि अभी जैसे नवीन फ्लोरिन है, इसका रेवेन्यू 2100 करोड़ के आसपास चल रहा है, प्रोजेक्टेड 18,000 करोड़ पे जा सकता है, जबकि 35,000 करोड़ की कंपनी है, तो मीन्स इसका आधा आ सकता है और फ्री कैश फ्लो 3200 करोड़ के आसपास आ सकता है, ठीक है? और दीपक नाइट्राइट का भी अभी 7,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 24,000 25,000 करोड़ के आसपास जा सकता है, तो ये इसका भी 4,500 करोड़ के आसपास कैशबैक आ सकता है, कैशबैक नहीं फ्री कैश फ्लो आ सकता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें लास्ट में वर्डिक्ट की, तो अभी तक हमारे कंक्लूजन में निकल के आई है 3 कंपनियाँ, लिंडे इंडिया, सेकंड वन इज़ नवीन, दीपक नाइट्राइट और एक थी मोस्चिप, 4 कंपनी है सॉरी। तो सबसे पहले हमने लिंडे इंडिया के ऊपर बात कर ली थी, अब सेकंड हम बात करते हैं मोस्चिप के ऊपर। तो देखो यार, मैं मोस्चिप को थोड़ा देखने का प्लान कर रहा था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ये आ रही है कि कंपनी ने बहुत समय से कॉन कॉल, पीपीटी कुछ अपडेट नहीं करी है। अब यार कितनी ही अच्छी कंपनी हो, जब मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर भी देखो स्किन इन द गेम दिख ही नहीं रहा है, प्रमोटर ने अपने शेयर खाली करे हैं, 50% से 40% पे चले गए हैं। तो अगर ईयरली भी बात करें तो 64% था आज से 10 साल पहले, अब वो 40% भी नहीं रहा उनके पास। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि उन्होंने पब्लिक को बहुत ज़्यादा शेयर बेच दिए हैं, ठीक है? तो मैं इस कंपनी को भी जैसे मेरे एनालिसिस से थोड़ा हटा रहा हूँ। अब अपन एक आइनॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइनॉक्स वैसे अभी 17,000 करोड़ की कंपनी है। अगर कंपनी के पास में कंटिन्यूअसली काम नहीं आएगा, पर वन टाइम काम आके आता है, तो ये कंपनी पे भी आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि इसके देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सॉलिड है। तो आप कहीं न कहीं इसको भी अपनी नज़र में रखो। थर्ड, अब अपन बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। इवन कंपनी के ओके, सो कंपनी का मैनेजमेंट मतलब कि प्रमोटर को कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो मैं मेरी नज़र में इस कंपनी को भी रख रहा हूँ, आइनॉक्स इंडिया को। अब अपन दीपक नाइट्राइट के ऊपर भी बड़ी-बड़ी बात कर लेते हैं। ऊपर-ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ये 22,000 करोड़ की कंपनी है। सो अगर इसकी टॉप लाइन 24,000 करोड़ से इंक्रीज़ हो अभी कम करंट रेवेन्यू 24,000 करोड़ से होगा, तो कहीं न कहीं जितनी मार्केट कैप है उसके आसपास का रेवेन्यू आ जाएगा कंपनी का। तो हम कह सकते हैं कि या वी आर इन अ ग्रेट पोज़ीशन विद दिस कंपनी। बट बात वही है कि ये कॉपीएबल है, तो हमको बहुत ही ज़्यादा सँभल के चलना पड़ेगा। अब हम नवीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवीन की 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी का रेवेन्यू 18,500 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, बट हम अभी नज़र रख सकते हैं कि भाई क्या पता कुछ समय बाद थोड़ी सस्ती हो जाए, कुछ अपने लेवल पे आ जाए तो अपना काम हो जाए। सो आई थिंक मैंने सारी की सारी कंपनीज़ के बारे में बात कर ली। देखो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, भूल गया हूँ तो, कि भाई मैं ये कोई भी वो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप सीधी-सी बात है, आपकी रिसर्च करो और आपकी रिसर्च करने के बाद में बताओ। देखो मैं बस आपको ट्राई कर रहा था कि भाई ये जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, कि भाई एक स्टोरी आई, उससे कितना क्या फ़र्क पड़ जाता है, कि भाई आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे क्या होगा। ये जो $70 बिलियन की अपॉर्च्युनिटी इंडिया के लिए आ रही है, उसमें से इंडिया का मार्केट शेयर कितना रहेगा, दूसरों का कितना रहेगा। सो कहीं न कहीं अब अगर अपने को देखा जाए ना, पूरी की पूरी जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, उसमें से हमको 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, किसी को दिख भी नहीं रहा है। अब उनके अगर अपन कॉन कॉल पढ़ते हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट को करते हैं एनालिसिस, तो कहीं न कहीं हमें पता चलेगा कि भाई इन कंपनी पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि जो सबको पूरी दुनिया को पता चलेगी कि टाटा ने माइक्रोन के साथ में पार्टनरशिप कर ली, वेदांता उसके साथ कर रहा है, वो उसके साथ कर रहा है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उन कंपनी में ऑलरेडी वैल्यू बाय आ गई। क्योंकि देखो जैसे अपन ने लिंडे इंडिया देखा था, तो वो जब जब मार्केट लीडर है, तो कंपनी ऑलरेडी 57,000 60,000 करोड़ के आसपास बिक रही है भाई। तो तुम कैसे मतलब कि अब उसमें प्रॉफिट कमाओगे? क्योंकि अगर मान लो जैसे उसका रेवेन्यू भी हिट हो जाता है, 30,000 करोड़ भी चला जाता है, तो भाई 57,000 करोड़ की कंपनी आप कैसे ही क्या हैंडल कर पा रहे हो? सो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर होगा कि भाई कैसे क्या एनालिसिस करना है, कैसे क्या प्लानिंग रहेगी। मैं एक और बात बोलूँगा कि आप मोस्टचिप और आइनॉक्स को भी फॉलो करिए, पर अगर आपको ज़्यादा ही फोकस करना है तो मैं बोलूँगा कि आप नवीन फ्लोरिन और दीपक नाइट्राइट पे फोकस रखिए कि ये कंपनियाँ क्या कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करेगा, क्योंकि इनका केमिकल हर बार लगेगा। जबकि मोस्टचिप ने भी एक बार की चिप डिज़ाइन कर दी, काम खत्म। आइनॉक्स वाले ने एक बार की बिल्डिंग बना दी, काम खत्म। सो उस हिसाब से अगर आप फोकस करो तो ये कंपनियाँ कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। सो आई थिंक आपके थोड़े बहुत मीन्स दिमाग के तार खुले होंगे कि कैसे क्या, अगर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई सा भी न्यूज़ का पार्ट है, तो कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि अगर अगली बार कुछ ऐसी न्यूज़ मिले तो हम वीडियो बनाएं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का ट्राई करूँगा। बट अभी मेरी सीए फाइनल के मीन्स कैंपस प्लेसमेंट वगैरह सब चालू हो गए, तो उसी में सब उलझा हुआ हूँ। तो लाइक आप समझ सकते हो कि जब आदमी की थोड़ी फटी पड़ी रहती है, तो वो किधर ही उसका ध्यान नहीं लगेगा। सो आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आपकी मर्जी, कमेंट करो ना करो, क्योंकि
मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि भाई जो मैं चीज़ सीखूँ वो सिखाऊँ आपको, क्योंकि वरना मैं भूल जाता, मैं खुद भूल जाता भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। ये कंपनी पे एनालिसिस किया, सब भूल जाता मैं। तो बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो एनालिसिस करूँ, वो आपके साथ करूँ, ताकि टुगेदर वी ग्रो। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अकेला ग्रो करके कहाँ चले जाऊँगा। सो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।